साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था के अंदर ब्रिटिश ताज का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन। आपको पता है 1857 की क्रांति जब हो चुकी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जा चुका था, तो एक नया शासन आएगा। अब नया शासन किसका आएगा? ब्रिटेन का आएगा। यानी ब्रिटेन का जो राजा है वहां का, उस समय राजा नहीं था, उस समय महारानी थी, और उस महारानी का नाम क्या था? विक्टोरिया था। तो वो 1858 में भेजते हैं भारत शासन सरकार अधिनियम 1858। इससे पहले हम एक बात समझते हैं कि कंपनी का शासन कब से कब तक रहता है। 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू होता है और 1858 तक रहता है। अगर इसमें हम बात करें, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हमने पढ़ा था, बंगाल का गवर्नर जनरल पहला का था वारेन हेस्टिंग पढ़ा था। फिर इसके बाद इसी कंपनी में हमने पढ़ा था भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ा था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब क्या है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था खत्म कर दी गई थी और नए प्रावधान किए गए थे, और नए प्रावधान क्या थे उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे कि जो 1858 का अधिनियम है उसमें क्या विशेष किया गया था। पहला तो इन्होंने ये कह दिया कि अब जो ईस्ट इंडिया का कंपनी का शासन खत्म, समाप्त, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, यानी अब समाप्त घोषित कर दिया। तो अगर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया तो शासन किसके पास आएगा? शासन सीधा महारानी विक्टोरिया के हाथ में। जो भारत का शासन है वो किसके अधीन रहेगा? विक्टोरिया के अधीन कर दिया। मतलब अब सीधा शासन क्या है, जैसे इंग्लैंड यहाँ है तो वो भारत पर शासन किस तरीके से करेगा? अगर हम देखें वो डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल का पद था तो उस पद को इन्होंने क्या किया था? बदल दिया था। बदल कैसे दिया था? इन्होंने इसका पद बदल कर क्या कर दिया? वायसराय। और प्रथम वायसराय बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग। यानी जो लॉर्ड कैनिंग थे वो पहले वायसराय बनाए गए थे ब्रिटिश सरकार के अंदर। यानी ब्रिटिश जो भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार थी उसके पहले वायसराय बनाए गए थे। अब आप कहोगे जी भाई लॉर्ड कैनिंग को हम क्यों याद रखें? आपने याद इसलिए रखना है कि जो संभागीय व्यवस्था है, जो संभागीय व्यवस्था है उसका जनक कौन है? उसका जनक लॉर्ड कैनिंग है, जो एक मंत्रिमंडल है भारत में। मंत्रिमंडल व्यवस्था का जन्मदाता भी लॉर्ड कैनिंग है। अगर हम आपसे पूछे ना भारत के अंदर संभागीय व्यवस्था का जनक कौन है, तो वो है लॉर्ड कैनिंग, और मंत्रिमंडल व्यवस्था का जनक कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अब आप कहोगे भाई ये क्या होती है? ये जिस तरीके से प्रशासनिक सत्ता को संभालने के लिए अलग अलग संभागों में बांट दिया जाता है, तो ताकि जो शासन की व्यवस्थाएं हैं उसको अच्छे तरीके से संभाला जा सके, तो उसका प्रावधान ये किया गया था। तो उसमें ये चीज बताई गई थी। अगर हम अब बात करें मंत्रिमंडल, इसके बाद में अगर हम बात करें संभागीय व्यवस्था का जनक हमारे लॉर्ड कैनिंग, और मंत्रिमंडल व्यवस्था का जनक भी ये है। मंत्रिमंडल जैसे अलग अलग मंत्री बना दिए जाते हैं, किसी को कपड़ा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। तो ये व्यवस्था किसने की थी? ये लॉर्ड कैनिंग ने की थी इसमें। और इन्होंने ये कहा था कि अब भारत में अच्छा बनाने वाला, जो इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? अच्छा बनाने वाला, अच्छा बनाने वाला अधिनियम, यानी इसको क्या कहते हैं? अधिनियम। अब आप कहोगे भाई साहब ये अच्छा कैसे बनाने वाला है? क्योंकि भारत की जो प्रशासनिक शक्ति है, जो प्रशासन है, वो एक प्रशासनिक शक्ति सुनिश्चित हाथों में कर दी गई थी। सुनिश्चित कैसे? अब ब्रिटेन सीधा शासन करेगा, कोई कंपनी शासन नहीं करेगी। और इसमें ये प्रावधान कर दिए गए थे, विक्टोरिया के अधीन चला गया था, और इसमें ये प्रावधान किए गए थे कि अब से जो कुछ भी होगा उसमें निरंतर जवाबदेही होगी किसकी? ब्रिटेन सरकार की। तो ये 1858 के थे। तो इसमें एक मुख्य बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन, पहले वायसराय बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो ये लॉर्ड कैनिंग ही था। बस पद बदल दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भारतीय है, क्यों ना इनको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करवाया जाए। माइंड डाइवर्ट मतलब उन्होंने गवर्नर जनरल के बाद उसको बदल दिया और इसको बदल कर इसका नाम वायसराय कर दिया गया था।
अब हम अगर बात करें इस अधिनियम की मुख्य मुख्य बातें ये थी। इसके बाद अगला अधिनियम आता है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये इस अधिनियम की मुख्य मुख्य बात थी। अब अगर हम बात करें इसके बाद आने वाला जो इस अधिनियम को इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भी कहते हैं, और इसके बाद आता है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 का आता है जी। आप कहोगे सर इसमें क्या है, पहला खास बात, इसमें खास बात ये होती है कि भारत में एक साथ 3 उच्च न्यायालयों की शुरुआत, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना। अब आप कहोगे कि सर स्थापना तो 1774 में हो चुकी थी, लेकिन वो अलग थी। अब ये 3 उच्च न्यायालय कौन से हैं, यानी हाई कोर्ट कौन से हैं? अगर हम बात करें इसमें, तो पहला बनाया गया था कलकत्ता में, दूसरा बंबई में, तीसरा बनाया गया था इन्होंने मद्रास में। जैसे वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है ना, उस समय ये 3 बनाए गए थे, इनका कर्म यही था। अब आपको तो कलकत्ता में तो पहले बना दिया गया था, वो एक एपेक्स कोर्ट था। क्या था? एपेक्स कोर्ट था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया गया था। तो ये कर दिया। अब क्या हुआ था? विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, विकेंद्रीकरण की शुरुआत। विकेंद्रीकरण की इन्होंने शुरुआत कर दी, किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। इन्होंने ये देखा कि 1857 की क्रांति हुई, भारतीयों ने विरोध किया, क्यों ना भारतीयों को शासन में शामिल किया जाए। तो इन्होंने इसमें एक प्रावधान और कर दिया, शासन में भारतीयों की भागीदारी। शासन में भारतीयों की भागीदारी। अब आप कहोगे कि भागीदारी कैसी है? इन्होंने 3 व्यक्तियों को शासन में किया, बनारस के राजा, एक कानून के जानकार हैं दिनकर राव। ये 3 व्यक्ति थे जिनको शामिल किया गया था, एक बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और कानून के जानकार दिनकर राव। अब क्या हुआ था? ये चाहते थे कि भारतीय है जो इसमें किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करें, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय भी शामिल है इस सत्ता के अंदर। यानी जो अंग्रेज थे वो स्थापित करना चाहते थे, अपनी लंबे समय तक शासन स्थापित करना चाहते थे। हमने एक बात यहाँ पढ़ी कि न्यायालय की स्थापना, अगर अपने ऐसे पूछे उत्तर भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा था, न्यायालय कौन सा था? तो वो था इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिसे बोलते हैं। पहला उत्तर भारत का जो हाई कोर्ट बना था वो ये बना था, और ये 1861 के अधिनियम में आया था। इनका जो कर्म है वो इस तरीके से रखा गया था। ज्यादा कुछ इसमें विस्तार इन्होंने किया नहीं, यानी शासन संभालना शुरू कर दिया था, संभागीय व्यवस्था लागू कर दी गई थी, न्याय पर विकेंद्रीकरण शुरुआत कर दी गई थी। तो इसमें ये मुख्य मुख्य प्रावधान किए गए थे। अब हम अगर बात करें इससे आगे आने वाला अधिनियम, इसके बाद जो आगे आएगा उस अधिनियम का नाम है भारत परिषद अधिनियम 1892 का। यानी कौन सा आएगा? भारत परिषद अधिनियम 1892 को। अब ये आया था। अब आप कहोगे जी इसमें क्या विशेषताएं थी? एक बात उसमें रहेगी 1861 वाले अधिनियम में, 1861 का अधिनियम था उसमें क्या था, एक प्रावधान और किया गया था, एक विधायी परिषद बनाई गई थी। विधायी परिषद बनाई गई थी और उसमें सदस्य कितने कर दिए थे इन्होंने?
12 सदस्य बनाए गए थे, जैसे लोकसभा टाइप की, और इसमें एक कार्यकारिणी सदस्य, वो कितने इन्होंने 4 निर्धारित कर दिए थे। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये जैसे लोकसभा है और राज्यसभा का जैसे रूप था उस तरीके से, एक सदन ये हो गया, एक सदन ये हो गया। ये कार्यकारिणी सदस्य थी राज्यसभा टाइप की और ये थी लोकसभा टाइप की, 12 सदस्य थे 1861 के अधिनियम में। इन्होंने इसकी संख्या में विस्तार कर दिया और इन्होंने क्या किया, जो विधायी सदस्य थे वो तो इन्होंने कर दिए 16 कर दिए, और जो कार्यकारिणी सदस्य थे उनकी संख्या कितनी, 9 कर दी। यानी पहले 4 थे, अब इन्होंने 9 कर दी गई थी। इन्होंने ये कहा था कि जैसे 1861 के अधिनियम में इन्होंने क्या है, शासन में भागीदारी दी थी। अब यहां तो क्या दी थी, भागीदारी, यानी शासन में भागीदारी, वो 3 व्यक्तियों को शामिल किया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, उनको शामिल किया था। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, बजट पर जो कार्यकारिणी सदस्य है इनसे, जो ये वाले सदस्य हैं, प्रश्न पूछने का, बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया कि अब आप क्या है, बजट पर बहस कर सकते हो, मतलब बहस कर सकते हो, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हो कार्यकारिणी सदस्यों से। अब इन्होंने क्या किया था, भारत में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। वो क्या शुरुआत हो चुकी थी, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत। अब आप कहोगे सर ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, अप्रत्यक्ष ऐसे होते हैं जैसे हमने राष्ट्रपति चुनना है, भारत का प्रेसिडेंट चुनना है। अब डायरेक्ट हम तो वोट दे नहीं सकते हैं, एक होता है सांसद जिसे अपने एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद जो दूसरा होता है, यहाँ होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ जिसे बोलते हैं विधायक, और ये है जनता। अब जनता क्या करती है, वोट इसको भी देती है और इसको भी देती है। ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को वोट डालते हैं, ये भी प्रेसिडेंट को वोट डालते हैं। तो ये तो हो गया अपनी तरफ से जो अपना वोट गया, ये क्या हुआ, अप्रत्यक्ष तरीके का हो गया। समझ गए आप, अप्रत्यक्ष तरीके का हो गया। और ये आप यहाँ से तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की अगर आपसे शुरुआत पूछे किस अधिनियम में हुई थी, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में होती, जिसका नाम इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 का आता है। तो ये क्या है, हमारे जो मुख्य अधिनियम आए थे उसके बारे में। इसके बाद जो आएगा वो आएगा 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और उसके बाद आएगा 1909 का आएगा मार्लिमेंटो अधिनियम, और 1919 का आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो वो इसके बाद की चर्चा है। फिलहाल ये है जिसमें आपको ये 3 अधिनियम करवाए गए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए बताइए, कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।